गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग ना हर वीडियो में एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी, है ना। इंडिया आफ्टर गांधी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स बाय रामचंद्र गुहा। तो इसमें जो मॉडर्न एक तरह से इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया है ना, गांधी की डेथ के बाद के जो इवेंट्स हैं मेनली उसको और आज के प्रेजेंट टाइम्स तक ना डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। एक हमने प्रोलॉग डिस्कस किया है जिसमें एन अननेचुरल नेशन की बात हो रही है, इंडिया एज समथिंग विच है ना इज टू डाइवर्स एंड टू पुअर टू बी अ नेशन एंड टू बी डेमोक्रेसी। सेकेंड जो हमने कल चैप्टर हमने जो प्रीवियस जो वीडियो में डिस्कस किया है उसमें है फ्रीडम एंड पेरिसाइड, है ना। तो हमें फ्रीडम मिलती है 15 अगस्त 1947 को, और ये जो फ्रीडम हमें मिलती है तो अनफॉर्चुनेटली, है ना, जैसा गांधी ने कहा ना, वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि इसके साथ हमें पार्टीशन भी मिलता है और बहुत ज़्यादा खून खराबा भी होता है ना, किलिंग होती है ऑफ वंस ओन रिलेटिव्स, है ना इसमें। और अल्टीमेटली वो गांधी की किलिंग के साथ, है ना, वो चीज़ खत्म होती है। तो ये चैप्टर हमने, है ना, डिस्कस किए। अब नाउ जो सेकंड चैप्टर है, द लॉजिक ऑफ, है ना, डिवीजन, द लॉजिक ऑफ पार्टीशन। तो ये जो खून खराबा हुआ और ये जो पार्टीशन हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इस बुक में जो रीजंस दिए हुए हैं। तो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से विल बी डिस्कसिंग, जो आपको हेल्प करेगा जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ पाएंगे और चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो द लॉजिक ऑफ डिवीजन, तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसमें। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में एक तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो कि कांग्रेस के मेंबर हैं, उनका एक व्यू है। और दूसरा जो व्यू है इंडिया, या जो कहते हैं इंडिया एज ए नेशन, या है ना जिसको कहते हैं टू नेशन थियरी है, मोहम्मद अली जिन्ना वाला सेकंड व्यू है इसमें। तो दो अलग अलग व्यूज हैं ना इंडिया को लेके, दो अलग अलग व्यूज हैं। तो पहले जो व्यू है उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद वो रामगढ़ सेशन अटेंड कर रहे हैं 1940 में, है ना। वो ही इज प्रिसाइडिंग ओवर दी रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1940 एज इट्स, है ना, प्रेसिडेंट। वो ये कहते हैं, इस उनका अपना व्यू ये है कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो मोर देन 1000 साल से एक साथ रह रहे हैं, है ना। और लिटरेचर है, कल्चर है, आर्ट है, मैनर्स हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। हमारा जो जॉइंटनेस है ना, हमारा जो जॉइंट एंडेवर है, कोशिश है, वो रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो हजारों साल से जो हम एकजुट एक छत के नीचे हम, है ना, इस मिट्टी में रह रहे हैं, उसने हमें एक कॉमन नेशनैलिटी में मोल्ड कर दिया है। तो टू बिगिन विद मे बी वी वर नॉट ए नेशन, है ना, बट है ना जो प्रोसेस है ना लिविंग टुगेदर, है ना, अंडर वन रूफ, उसने हमें कहीं ना कहीं मोल्ड कर दिया है एक कॉमन ना इंडियन नेशनैलिटी के अंदर। तो अब हम चाहें या नहीं चाहें, हम में से कुछ लोग, इंडिया हैज बिकम वन नेशन यूनाइटेड एंड इंडिविजिबल, ऐसा मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना है। तो किसी भी प्रकार की कोई अगर कोशिश कर रहा है या कोई सपने देख रहा है मोहम्मद अली जिन्ना की तरह कि, है ना, हम एक अलग नेशन बनाएंगे इंडियन मुस्लिम्स के लिए, तो इस तरह की चीज एक फैंटेसी है और वो इस यूनिटी को नहीं तोड़ सकती। ऐसा 1940 में कह रहे हैं, 1940 वो साल है ना, मार्च 1940 ही वही साल है जब रामगढ़ सेशन हो रहा है। और उसी टाइम, है ना, पैरेलली हम बात करें तो मार्च 1940 में फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान एज ए सेपरेट होमलैंड फॉर इंडियन मुस्लिम्स, है ना, उसकी डिमांड उठती है। तो एक तरफ, है ना, भारत को एकजुट रखने की बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है, तो उसी तरफ दूसरी ओर जो प्रणेता है एक तरह से पाकिस्तान के, है ना, फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी, है ना, सेपरेट होमलैंड की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, देखिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ऐसा है ना, वाई टू नेशन थियरी जो है वो, है ना, क्रेडिबल थियरी है, ऐसा क्यों है। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं 1940 में मुस्लिम लीग के जब वो प्रेसिडेंट हैं ना, इधर तो अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के हैं उनका व्यू हमने जाना, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो दो अलग सोच हैं, है ना, दो अलग रिलीजियस फिलोसॉफीज को फॉलो करते हैं, उनके सोशल कस्टम्स अलग हैं, उनकी जो लिटरेचर है वो अलग है। और ये दोनों कम्युनिटीज को अगर हम लिटमस टेस्ट की बात करें कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं या नहीं, है ना, एक साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, क्या वो एक नेशन है या वो दो अलग नेशन हैं, तो उसका लिटमस टेस्ट ये है कि दोनों आपस में इंटरमैरी नहीं करते हैं और दोनों आपस में इंटर डाइनिंग नहीं करते हैं। तो यदि दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अगर वो वन नेशन है, तो उनमें, है ना, आपस में मिल बैठ के खाना होना चाहिए, इंटर डाइनिंग होना चाहिए।
और आपस में उनमें शादियां भी होनी चाहिए। तो रोटी और बेटी का जो रिलेशन है वो इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स में नहीं है। तो इसलिए मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि वो दो अलग सिविलाइजेशंस हैं, उनकी दोनों की जो सोच है वो आपस में है ना कॉन्फ्लिक्टिंग सोच है, ठीक है, और दोनों दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए वो दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर होगा। तो ये आपका जो लॉजिक ऑफ डिवीजन में है ना, दो व्यूज निकल के आ रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ ना ऑथर जब चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर में स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आखिर में क्यों इंडिया का डिवीजन हुआ ना, द लॉजिक ऑफ डिवीजन क्या था, पार्टीशन क्या था ना, व्हाई इंडिया वाज पार्टीशन। इस क्वेश्चन का वो अपने इसमें आंसर ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं। तो जब आप बुक को पढ़ेंगे तो इसमें जो ऑथर है रामचंद्र गुहा, उन्होंने तीन अलग अलग पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ना ऑफर किए हैं जो लोगों के दिमाग में हैं। पहला उनका ये कहना है कि भारत का जो पार्टीशन हुआ उसके पीछे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मोहम्मद अली जिन्ना का ये मानना है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने कहीं ना कहीं जो मोहम्मद अली जिन्ना है और जो मुस्लिम लीग है वो ना उसको उन्होंने हल्के में लिया है ना, उसको अंडर एस्टिमेट किया और उनको सीरियसली नहीं लिया। तो इसके लिए है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? जैसे नेहरू हैं, गांधी हैं, उन्होंने ना मेजर मेजर जो जजमेंटल है ना, जानबूझ के तो नहीं लेकिन एरो ऑफ जजमेंट उन्होंने किया जब वो डील कर रहे थे मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है। तो कांग्रेस नेहरू का ये कहना कि भाई जो मुस्लिम्स हैं वो मेरी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करेंगे, कांग्रेस की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, ना कि किसी एक ऐसी पार्टी है ना जैसे मुस्लिम लीग है जो कि एक सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर फेथ रिलीजन की बात करती है ना। उनका ये कहना कहीं ना कहीं कांग्रेस को है ना इंडिया को भारी पड़ गया। और जब धीरे धीरे मुस्लिम्स जो हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस छोड़कर है ना लीग में मिल रहे थे तो भी कांग्रेस ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया है ना, इसका कोई हल ढूंढने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। और बाय 1940s है ना, जब बाय 1946 है ना 40s, जब फाइनली मुस्लिम्स जिन्ना के पीछे हो जाते हैं तो फिर जिन्ना के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि किसी प्रकार की डील की जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। पहला तो एक्सप्लेनेशन। सेकंड जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंडिया का क्यों पार्टीशन हुआ, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल एम्बिशन को ऑथर ने या लोगों ने उसको रिस्पॉन्सिबल माना है, ठीक है। तो जिन्ना कहीं ना कहीं अपने लिए एक आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे। जिन्ना को ये मालूम था कि अगर यूनाइटेड इंडिया रहता है तो उसमें नेहरू, पटेल, गांधी और बहुत सारे है ना मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत सारे टावरिंग फिगर्स हैं। तो उनको कभी भी एक है ना इंपॉर्टेंट रूप में उनको नहीं देखा जाएगा, या उनको है ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं मिलेगी या गवर्नर जनरल की सीट, राष्ट्रपति की सीट नहीं मिलेगी। तो अपने पर्सनल एम्बिशन, ऐसा लोगों का कहना है, अपने पर्सनल एम्बिशन के चलते हुए जिन्ना ने एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की बात करते हैं बाय गिविंग टू नेशन थियरी, ठीक है। तो इसी के चलते पहले तो वो कांग्रेस में हिस्सा है। अगर हम देखें मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का हिस्सा है, वो एक तरह से ना एम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ठीक है। और लेकिन धीरे धीरे है ना वो अपने जो भी उनके वैचारिक मतभेद हैं वो कांग्रेस से अलग होके मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं। और मुस्लिम लीग में उनका बहुत ही फास्ट है ना राइज होता है, क्योंकि ही इज ऑल्सो लॉयर लाइक नेहरू, लाइक गांधी, लाइक पटेल। और जो धार्मिक लोगों की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं ना, उसको मुस्लिम्स की भावनाओं को भड़काना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर यूनाइटेड इंडिया रहता है तो इसमें बनिया ब्राह्मण बनिया राज आएगा और इसमें मुस्लिम्स के लिए है ना जीना दुभर हो जाएगा। इस तरह की वो बातें करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो ही बिकम्स अ डिफेंडर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स के डिफेंडर बन जाते हैं और अपना इवन पोशाक चेंज कर लेते हैं ना कहीं वो वेस्टर्न पोशाक थी, उनकी जो लाइफस्टाइल थी है ना वो विस्की प्रीफर करते थे। वो सब छोड़ के वो एक तरह से है ना आउटवर्डली एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम आइडेंटिटी को है ना प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे गांधी हैं वो है ना कपड़े छोड़ के आम लोगों वाले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही जिन्ना भी सूट बूट छोड़ के एक तरह से जो उनकी जो पोशाक है ना वो मुस्लिम हो जाती है। और वो फाइनली है ना डायरेक्ट एक्शन डे की बात करते हैं 16 अगस्त 1946 को, और वो उससे ना एक किलिंग अनलीश हो जाता है। और वो किलिंग तब तक चलता है जब तक कि भारत का बंटवारा नहीं हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो रीजन इसमें दिया है इंडिया के पार्टीशन का ऑथर ने या लोगों ने दिया है वो है
अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चली आ रही है ना, अंग्रेजों ने हमेशा से अपने रूल को परपेचुएट करने के लिए है ना इंडियंस को है ना डिवाइड किया अलोंग रिलीजियस लाइंस, और इसी का ही एक रिजल्ट है कि इंडिया का पार्टीशन होता है। मुस्लिम्स ने जब भी सरकारी नौकरियों की बात होती थी तो उसमें कोशिश ये करते थे कि मुस्लिम्स के और हिंदूज के जो नंबर्स हैं है ना वो बैलेंस्ड रहें। आगे चल के उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट एज ए पार्ट उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट है ना कम्युनल इलेक्टोरेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स के लिए वोट कर पाएंगे है ना, जिन जो मुस्लिम्स के लिए जो सीट रिजर्व्ड हैं। तो उससे कहीं ना कहीं वो जो आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ना वो ओवरटेक कर लिया आपकी नेशनल आइडेंटिटी से। और इन जनरल भी उन्होंने मुस्लिमों को प्रिफर करना शुरू किया, क्योंकि मुस्लिम्स भी एक तरह से अब्राहमिक रिलीजन है, उसका जो ना बिलीफ है वन गॉड में, मोनोथीज्म है, और उनकी जो वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ वर्शिप है, वो कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उसके क्लोज है। तो उन्होंने मुस्लिम्स को बढ़ावा देना शुरू किया। तो इस तरीके से ये 3 एक्सप्लेनेशंस दिए हैं इसमें ऑथर ने, कि जो कांग्रेस की शॉर्ट साइटेडनेस है ना, जो वो दूर तक देख नहीं पा रही थी चीज़ों को, जिन्ना का जो पर्सनल एम्बिशन है, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो सिनिसिज्म है, उनका जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, ये तीनों चीज़ें इंडिया के पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तो ऑथर कहते हैं कि ठीक है ना, ये तीनों एक्सप्लेनेशंस सीम लॉजिकल है ना, इनमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है, लेकिन ये चीजें कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है ऐसा भी नहीं। अगर ये चीजें नहीं होती है ना तो भी ऑथर का कहना है कि कहीं ना कहीं इंडिया का पार्टीशन होना बहुत ही प्रोबेबल था। उसके पीछे क्या रीजन दिया उन्होंने, उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे सेल्फ रूल की बात हो रही थी इंडिया के अंदर है ना, जैसे जैसे आपको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस की बात हो रही थी इंडिया के अंदर, जैसे जैसे इलेक्शंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, तो जैसे ही मॉडर्न इलेक्शंस है ना डेमोक्रेसी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए इंडिया के अंदर फेजेस के अंदर, विद एवरी रिफॉर्म, 1909 का रिफॉर्म था, 1999 का रिफॉर्म था, 1935 के रिफॉर्म्स थे, ठीक है। तो मॉडर्न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट, वो जीतेगा। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी लाइंस के अलोंग वोट बैंक्स का बनना बहुत ही स्वाभाविक था, ऐसा ऑथर का कहना है। तो उनका ये कहना है कि भाई जो इंडिया का जो पार्टीशन है दैट वाज रिटर्न इनटू द लॉजिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किसके चलते, मॉडर्न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते हुए, क्योंकि उसमें लोग है ना कम्युनिटी वोट बैंक्स बन जाते हैं, जैसे कास्ट वोट बैंक्स बन जाते हैं आज के इंडिया में हम लोग देखते हैं ना, ऐसे ही तो मुस्लिम्स के लिए वोट करते, कहीं ना कहीं जाके वो अपना हित देखते, और इंडिया का पार्टीशन होना एक तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते होना एक तरह से लॉजिकल भी था आगे जाके देर सवेर। कैसे है ना, इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं ऑथर, ऑथर का ये कहना है कि जब इलेक्शंस हुए है ना 19 आपके 44 में, सॉरी ना, जब जब आपके इलेक्शंस होते हैं आगे चल के, तो इसमें हम लोग देखें so if there is a seats 1940 तो सॉरी नाउ, तो कैसे इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए जो मुस्लिम लीग है उसके 1927 में मात्र 1300 मेंबर थे है ना, उसकी मेंबरशिप आप देखेंगे कुछ भी मेंबरशिप नहीं है, लेकिन 1944 आते आते है ना, जैसे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की बात हो रही है, जैसे जैसे है ना वो सेंटिमेंट्स को स्टोक कर रहे हैं ना रिलीजियस लाइंस के अलोंग, तो मुस्लिम लीग की जो मेंबरशिप है अकेले बंगाल में 5 लाख से ज्यादा हो जाती है, पंजाब में 2 लाख उसके मेंबर्स बन जाते हैं, और यही ट्रेंड ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स हैं, ऑथर का कहना है, वो किसी भी क्लास से आते हो ना, चाहे वो आपके वर्कर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, लॉयर्स हों, बिजनेसमैन हों, लेबरर्स हों, वो बड़े नंबर्स में मुस्लिम लीग को धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे थे, और उसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ते चली जा रही थी, कटिंग अक्रॉस ऑल क्लासेस इन अमंग द मुस्लिम्स। तो उन्होंने एक तरह से एक जो डर को बढ़ावा दिया मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि भाई अगर यूनाइटेड इंडिया रहता है तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण बनिया राज है उसका राज रहेगा, और मुस्लिम्स के लिए वहां पे जी पाना है ना बहुत डिफिकल्ट होगा, और इस्लाम विल बी इन डेंजर। तो इसके चलते हुए है ना आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग को बड़े नंबर्स में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इसी में आगे चल के ऑथर ने कहा कि जो फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान की बात होती है ना, वो मार्च 1940 में है ना, फर्स्ट फॉर्मली है ना पाकिस्तान का आइडिया टेबल पे रखा जाता है कि यस है ना, वी वांटेड डिफरेंट है ना, सेपरेट, हमें अलग से होमलैंड चाहिए, कि इनके लिए जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के चलते हुए ये जो डिमांड है ये ना ठंडे बस्ते में चली जाती है।
और जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड पूरा होता है तो लेबर पार्टी पावर में आती है, और लेबर पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहे कि भाई हम इंडियंस को एट द अर्लीस्ट, है ना, उनको उनकी इंडिपेंडेंस देंगे। अब कैसे देंगे? यूनाइटेड इंडिया के फॉर्म में देंगे, पार्टीशन करेंगे, कोई यूनियन बनाएंगे, वो टेक्निकलिटीज, है ना, धीरे धीरे वर्कआउट होती हैं, है ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ना एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है 1946 में, एट द स्टार्ट ऑफ 1946 आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। और ये कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है कि ये देखने के लिए कि भाई इंडियंस को ट्रांसफर ऑफ पावर करना है तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा ना, कैसे हम उसको करना है। तो बहुत सारे व्यूज निकल के आते हैं। कुछ कहते हैं कि एक यूनाइटेड इंडिया, है ना, पॉसिबल है, कुछ कहते हैं कि यूनाइटेड इंडिया पॉसिबल नहीं है। तो इसी के अंदर, है ना, बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड फॉर्मली टेबल पे आ गई है और मुस्लिम लीग सेपरेट होमलैंड की बात कर रही है मुस्लिम्स के लिए, टू नेशन थियोरी की बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें एक व्यू ये निकल के आता है कि इंडियंस को मुस्लिम्स की विशेष के अगेंस्ट यूनाइट करने रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत और फिजिकल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसकी बनस्पत अगर हम हिंदूज की विशेष के अगेंस्ट अगर इंडिया को डिवाइड करते हैं तो उसमें हमें कहीं पे भी कोई ताकत या फोर्स की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर करनी भी पड़ेगी तो वो फोर्स की जो क्वांटम है वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से व्यू निकल के इसमें आ रहा है। तो इसमें यही लिखा हुआ है ना, टू यूनाइट इंडिया अगेंस्ट मुस्लिम विशेष वुड necessarily involve force and at the worst the force required is likely to be, है ना, ये लेस, इस तरह की बात हो रही है। फिर एक और ब्रिटिशर कह रहे हैं there is more likelihood of obtaining Hindu consent to division rather than Muslim consent to union। तो ये एक व्यू निकल के आ रहा है कि पॉसिबल नहीं है इंडिया का एक साथ बने रहना, और पार्टीशन कहीं ना कहीं इंडिया का, है ना, लॉजिकल लगने लगता है ना, जो डिफरेंट जो उस टाइम में जो व्यू पॉइंट्स प्रिवेल कर रहे हैं उसमें। ठीक है, सो जो ये इस तरह की जो सोच है कि इंडिया का पार्टीशन करना ज्यादा आसान है बजाय इंडिया को यूनाइटेड रखना, है ना, मुस्लिम्स की विशेष के अगेंस्ट, वो ज्यादा मुश्किल है। और ये चीज प्रूव भी होगी। कैसे प्रूव होगी? ऑथर ये कहते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं 1946 के, है ना, बिगिनिंग में, और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, उसमें एक ना लोगों को वोट करने का मौका फ्रेंचाइज नहीं होती, उसमें लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, जिनके पास सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन है, सर्टन प्रॉपर्टी है, वही लोग इन इलेक्शंस में वोट कर पाते हैं। तो जब ये इलेक्शंस होते हैं, है ना, तो इन इलेक्शंस में कांग्रेस भी कैंपेन करती है। कांग्रेस कैंपेन करती है जैसा कि डेमोक्रेसी, किसी डेमोक्रेसी में होता है, कुछ लोग होप को, है ना, कैंपेनिंग करते हैं उसके बेसिस पे, कुछ लोग फियर के बेसिस पे कैंपेनिंग करते हैं। तो कांग्रेस इसमें होप के बेसिस पे कैंपेनिंग करती है, वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करती है, वो गरीबी कम करने की बात करती है, वो वर्कर्स के, किसानों के राइट्स की बात करती है। इसके अपोजिट मुस्लिम लीग जो है वो एक सिंगल एजेंडा पे काम करती है कि हमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होमलैंड चाहिए, हमें अगर इस्लाम को सेव करना है और ब्राह्मण बनिया अगर एक तरह से राज से अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो जो मुस्लिम लीग की जो कैंपेन रहती है पूरी, है ना, अंडर मोहम्मद अली जिन्ना, वो उसका फोकस फियर पे होता है, फियर फैक्टर पे। और एक तरह से ये पूरा जो इलेक्शन है ना, उसमें मुस्लिम लीग इस चीज पर एक तरह से, है ना, इनडायरेक्टली एक काइंड ऑफ रेफरेंडम करवाती है ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द इंडियन मुस्लिम्स इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के ऊपर से एक तरह से रेफरेंडम का सवाल बना देती है इस पूरे इलेक्शंस को, अपनी कैंपेन को, मुस्लिम लीग। और जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं सही भी साबित होती है। जो लोगों का फियर है कि इंडिया को यूनाइटेड रखना बहुत मुश्किल है, क्यों, कैसे? जो सबसे बड़ी प्रोविंसेस हैं, अगर बंगाल की बात करें तो उसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो भी जनरल सीट्स थी ना, उसमें क्लीन स्वीप करती है ना, सुपड़ा साफ कर देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन जहां जहां पर भी सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी उसमें एक तरफा विक्ट्री होती है मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग की। कैसे? इन बंगाल में 119 सीट अगर मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, उसमें से 114 सीट्स, मतलब ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा सीट्स मुस्लिम लीग जीतती है। ऐसे ही यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज का यूपी है, उसमें 66 जो सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए, उसमें से 55 सीटें, है ना, मुस्लिम लीग जीतती है। ऐसे मद्रास के अंदर जो 29 सीट्स जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, उस पर मुस्लिम लीग ऑलमोस्ट 29 की 29 सीट्स जीत जाती, 100%। ठीक है, तो एक तरह से जहां पे जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं वहां पे कांग्रेस को जो टोटल जो वोट पड़े उसका 80% वोट मिले, लेकिन वहीं, है ना, जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें जो टोटल वोट्स पड़े उसमें मुस्लिम लीग को 3/4 ऑफ द वोट, 75% ऑफ द वोट्स मिले। तो ये जो बात थी, ये जो अप्रीहेंशन था, और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ना कि
हिंदू और मुस्लिम दो अलग नेशन है, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनका अलग हो जाना ही हिंदुस्तान के लिए बेटर होगा। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है, जब जो मुस्लिम्स हैं वो एक तरफा है ना कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे खड़े हो जाते हैं इन इलेक्शंस के रिजल्ट से, ये चीज क्लियर है। तो जब ये इलेक्शंस के रिजल्ट जब फाइनली आ जाते हैं और एक तरह से मुस्लिम लीग कैन ऑफिशियली क्लेम कि कांग्रेस ना होके मुस्लिम लीग जो है वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है किनका, इंडियन मुस्लिम्स का। तो जो डॉन जो न्यूज़पेपर है ना, जो फेमस न्यूज़पेपर है पाकिस्तान में आज भी, जो कि उस टाइम मुस्लिम लीग का एक तरह से माउथ पीस था ना, उनका ऑफिशियल पेपर था, उसमें फिर ये बात आती कि नाउ दैट हम लोग इलेक्शंस जीत गए हैं है ना मुस्लिम लीग वाले जो रिजर्व सीट्स पर, तो अब हमारा सिंगल जो एजेंडा है वो है कि हमें हमारे मुस्लिम्स के लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान का क्रिएशन करना है, दैट इज आर ओनली एंड आर टॉप प्रायोरिटी है ना। ये बात है 7 अप्रैल 1946 में। ठीक है, और 3 दिन बाद मोहम्मद अली जिन्ना सबको, जो उनके जो भी मुस्लिम लीग की सीट से जो 400 जो लेजिस्लेटर्स जीते हैं उनको दिल्ली में बुलाते हैं और दिल्ली में उनकी मीटिंग होती है और उसमें वो सिर्फ यही डिमांड रिपीट करते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट आज़ाद पाकिस्तान चाहिए और वही हमारा सिंगल मोस्ट है ना इंपॉर्टेंट एजेंडा है। तो ये बात है 7 अप्रैल 1946 के 3 दिन बाद की। ठीक है, तो अब कैबिनेट मिशन भी आ चुका है इंडिया के अंदर इन द बिगिनिंग ऑफ 1946। कैसे ट्रांसफर करना है पावर है ना, उसके लिए क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा हुआ है और उसमें कोई एक राय नहीं बन पाती है ना। उसमें जो जिन्ना एक उनकी कंडीशन रहती है कि देखो अब इलेक्शंस में भी क्लियर हो गया है कि हम लोग ही इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी मुस्लिम को कांग्रेस अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकती है ना। वो क्लियरली ये एक पॉइंट पर उनकी अग्रीमेंट नहीं हो पाता है। कांग्रेस इसलिए अग्री नहीं होती, अगर वो अग्री हो जाती है ना जिन्ना की इस डिमांड को लेके, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस है मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, इंडियन मुस्लिम्स को। ठीक है, तो ये बार्गेनिंग चलती रहती है और चूंकि जिन्ना अब तो वैसे ही है ना सारे मुस्लिम्स उनके पीछे खड़े हैं इलेक्शंस के बाद, तो वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और फाइनली कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा है ना। और जो कैबिनेट मिशन है वो खाली हाथ ही वापस लौट जाता है लंदन। ठीक है, और उसमें कोई भी चीजें है ना मटेरियलाइज नहीं होती हैं और इसमें चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना फिर 16 अगस्त 1946 को कहते हैं कि भाई अब वो टाइम आ गया है जब हमें है ना सिर्फ बातें नहीं करनी, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जो द टाइम फॉर डिसीजन इज ओवर, द टाइम फॉर एक्शन हैज कम, और डायरेक्ट एक्शन के लिए कॉल करते हैं 16 अगस्त 1946 को। और वहां से जो एक शुरुआत हो जाती है यूनाइटेड इंडिया का जो ड्रीम है उसकी अंत होने की शुरुआत हो जाती है, द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ड्रीम ऑफ ए यूनाइटेड इंडिया। और उसके बाद जो खून खराबा होता है और अगले 12 महीने तक चलता है, वो भारत के पार्टीशन होने के साथ खत्म होता है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनते हैं इंडिया के दोनों बॉर्डर्स पे। तो ये ऑथर ने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना बुक में बताए हैं, जो चैप्टर है द लॉजिक ऑफ डिवीजन के फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ऑथर शुरू करते हैं कि भाई ये जो इंडिया का पार्टीशन तो हुआ सो हुआ, लेकिन जो इतना किलिंग हुआ है ना, इतना जो लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ का, क्या वो सही था, क्या वो आवश्यक था, क्या वो लॉजिकल था? हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया का पार्टीशन होना स्वाभाविक है, उसके पीछे लॉजिक भी है बहुत सारे, और फिर इलेक्शंस होते हैं उससे भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इंडियन मुस्लिम्स है ना वो अपने लिए एक सेपरेट पाकिस्तान चाहते हैं, और वो चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन उसको जो पार्टीशन करने का जो तरीका है, क्या वो सही था? क्या पार्टीशन का मतलब कहीं ना कहीं पेरिसाइड होना जरूरी था क्या, है ना? पार्टीशन एंड पेरिसाइड क्या एक साथ चलना जरूरी था क्या? ह्यूमन लाइफ का जो लॉस हुआ स्पेशली पंजाब में है ना बहुत बड़े लेवल पे, क्या वो आवश्यक था क्या, है ना? उसको लेके फिर वो एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो 15 अगस्त 1947 को, जैसा हम लोग जानते हैं, फाइनली इंडिया को आज़ादी मिलती है और जो गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं वो उसको ऐसे शोक का दिन मना रहे हैं ना, वो खुश नहीं है, वो कलकत्ता में है, हिंदू मुस्लिम से एक दूसरे के है ना के की जान लेने के लिए तत्पर हो रखे हैं, तो उनको शांत करने के लिए उस दिन कलकत्ता में वो कोई फेस्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रहे हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो फॉर गांधी इट वॉज अ डे ऑफ मॉर्निंग, डे ऑफ सॉरो एंड नॉट सेलिब्रेशन। इसी में जो फैज अहमद फैज हैं, फेमस पोएट हैं पाकिस्तान के, वो भी इसी चीज की बात करते हैं, वो भी इस चीज को रिग्रेट करते हैं कि पार्टीशन तो हुआ सो हुआ, लेकिन जो ह्यूमन कॉस्ट है ना, जो खून बहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या इफ पार्टीशन हैड टू हैपन, डिड इट नेसेसरीली हैव टू कॉज सो मच लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना? वो चीज
पे लेके लोगों को रिग्रेट होता है कि ठीक है पार्टीशन तो हो गया लेकिन खून खराबा नहीं होना चाहिए था इस स्केल पे, ठीक है। जो फाइनली कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया या इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई इंडिया का पार्टीशन होके रहेगा और जो पार्टीशन है वो इनएविटेबल है। फिर भी गांधी ने ना एज ए लास्ट एफर्ट है ना एक चीजें यूनाइटेड इंडिया रह सके उसके लिए एफर्ट किया और जिन्ना को ये ऑफर दिया कि भाई आप कि भारत की जो पहली सरकार बनेगी ना उसमें आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आपको आपको पर्सनल एम्बिशन है ना, आपको एक इंपॉर्टेंट पोस्ट चाहिए, हम आपको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दे रहे हैं ना, नेहरू या किसी और कांग्रेसमैन को बनने की जरूरत नहीं है, आप बनो। लेकिन ये जो ऑफर थी गांधी की, ना तो इसको जिन्ना ने सीरियसली लिया और ना ही इसके पीछे ऑफिशियल बैकिंग था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये एफर्ट भी फाइनली गांधी जी का फेल हो जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब निगोशिएशंस चल रही हैं तो वो अलग अलग प्रपोजल्स निकल के आते हैं लेकिन है ना कोई भी प्रपोजल सेटिस्फाई नहीं करता। एक टाइम में मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि भाई चूंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनेगा तो इंडिया के बीचों बीच से हमें एक 800 माइल लॉन्ग कॉरिडोर दे दो जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान को लिंक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नए नए प्लान्स आइटरेशंस हो रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो रहे हैं और फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल है इंडिया के, वाइस रॉय हैं, वो 3 जून का जो उनका प्लान है वो उसमें वो ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे कि यस इंडिया इज गोइंग टू बी पार्टीशन, है ना, भारत का बंटवारा होगा, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट होमलैंड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। और ये चीज वो ऑल इंडिया रेडियो पे डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही वो चीज ये डिक्लेयर करते हैं 3 जून को 1947 को, उसके बाद नेहरू को बोलने का मौका दिया जाता है, उसके बाद जिन्ना को बोलने का मौका दिया जाता है और उसके बाद सरदार बलदेव सिंह को बोलने का मौका दिया जाता है। तो सिखों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसकी वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 4 जून को लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन एक और शॉक ये देते हैं कि भाई हमने कहा था ना कि हम आपको 1948 तक, जून 1948 तक पावर ट्रांसफर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अब हम आपको जो पावर ट्रांसफर है अगले 10 हफ्ते में यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ट्रांसफर कर देंगे। तो आपके पास पूरा एक साल नहीं है ना, आपके पास सिर्फ 10 हफ्ते हैं आपको पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो ये फिर सडनली है ना लोगों को अफरा तफरी मच जाता है कि भाई पार्टीशन तो हुआ ही हुआ और फिर सडनली जो डेट को जो आपने प्रीपोन किया, तो अब क्वेश्चन उठता है क्या जब आपने ये कहा था कि भाई हम जून 1948 तक पावर ट्रांसफर करेंगे और फिर आपने उसको प्रीपोन कर दिया कि हम अगस्त 1947 तक करेंगे, तो ये जो विड्रॉवल का जो पेस है ना, ब्रिटिशर्स अपना जो हाथ खींच रहे हैं भारत से, क्या ये कहीं जल्दबाजी तो नहीं है ना? इस जल्दबाजी के कारण तो जो ये खून खराबा हुआ है स्पेशली पंजाब में, क्या ये जल्दबाजी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जो बायोग्राफर हैं लॉर्ड माउंटबेटन के, वो ये कहते हैं कि भाई जैसे ये डिक्लेयर किया लॉर्ड माउंटबेटन ने कि भारत का पार्टीशन होगा, तो अब दंगे होना स्वाभाविक था। अब चूंकि दंगे होना स्वाभाविक था तो क्यों हम उस चीज को ना 1948 जून तक लेके जाएं, क्यों उसको 12 महीना और खींचे? जितना जल्दी पार्टीशन होगा उतने कम किलिंग्स होंगी, उनका ये कहना था। इसके ऑपोजिट एक और व्यक्ति हैं है ना, ब्रिटिशर हैं एंड्रू रॉबर्ट्स, उन्होंने ये कहा कि नहीं है ना, उनका जो डिसीजन था ये गलत था और ये जो उन्होंने विड्रॉवल किया इससे कम डेथ ना होके ज्यादा डेथ्स हुई है ना, जो उन्होंने ओवर हिस्ट्री तरीके से जो विड्रॉवल किया। तो रॉबर्ट्स इज कन्विंस दैट द ओवर हिस्ट्री विड्रॉवल लेड टू मोर रादर देन फ्यूअर डेथ्स, ठीक है। तो ये बात हो रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस एम्पायर को बनाने में आपने 200 साल लगाए उसको आप मात्र 2 महीने में सडनली है ना अंडू कर रहे हैं, है ना, उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है ओवर हिस्ट्री है ना, बहुत जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। पंजाब के लोग इसके लिए तैयार नहीं है, ठीक है, मुस्लिम्स तैयार नहीं है, सिख तैयार नहीं है, उनको ये डर लग रहा है कि हमारे हाथ से लाहौर चला जाएगा, ठीक है। तो ये और साथ ही साथ जब वो ये डिसाइड होता है ना, चूंकि है ना बाउंड्री कमीशन भी बना दिया, रेडिफ कमीशन भी बना दिया है, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं इसमें जब क्लियर हो जाता है कि भाई अब इंडिया पाकिस्तान का फाइनली है ना पार्टीशन होगा, तो दंगे शुरू हो गए हैं इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में। तो इसमें जो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था ना, उसके लिए आपको जो फोर्स चाहिए था वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि जैसे हमने ये डिक्लेयर कर दिया इंडिया का पार्टीशन, तो अब हम लोग इन लोगों के नेटिव्स के टारगेट बनेंगे। तो जितनी भी फोर्स थी स्पेशली पंजाब में, वो उन्होंने यूरोपियंस के लिए और जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी सिक्योरिटी में उसको उन्होंने पूरा जाप्ता लगा दिया। और कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर था है ना, जो कम्युनल जो वायलेंस था उस पर इतना ये लोग फोकस नहीं कर पाए, ठीक है। सो जबकि ऑथर ये कहते हैं कि जैसे जब पार्टीशन डिक्लेयर हुआ तो
वाइट लोग जो थे वो सबसे सेफेस्ट लोग थे ना, उनको तो लोग भूल ही गए और आपस में लड़ने लगे इंडिया के लोग। इनफैक्ट इन द समर ऑफ 1947 white men and women were the safest people in India. No one was interested in killing them. लेकिन जो उनका लॉजिक था, उनको लग रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये लोग हमें टारगेट करें, तो पूरा जो जाप्ता था उन्होंने अपनी लोगों की सिक्योरिटी में लगा दिया, ना कि लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करने पे। इसके कारण भी ज्यादा किलिंग्स हुई। दूसरा उन्होंने क्या गलती किया कि जो अवार्ड था रेड क्लिफ कमीशन का कि भाई ईस्टर्न पाकिस्तान बनेगा, वो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान की बात होती है, जो एक्चुअल पाकिस्तान है, उसका जो अवार्ड है उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। पंजाब का जो पार्टीशन है वो उन्होंने पहले तो डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंस डे से पहले डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन फिर बाद में सडनली लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि नहीं, है ना, आप रुको, आप डिक्लेयर मत करो, आप जब भारत का इंडिपेंडेंस हो जाए ना 15 अगस्त के बाद डिक्लेयर करना। तो 16 अगस्त को वो लोग डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन ने, है ना, जो ऑल्दो रेडक्लिफ का जो अवार्ड था वो 9 अगस्त को तैयार हो गया था, लेकिन माउंटबेटन ने अपना सडनली माइंड चेंज किया और अवार्ड को पब्लिक किया 15 अगस्त के बाद, यानी कि 16 अगस्त को। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि लोग तैयार नहीं थे, और जो किलिंग्स हुई उसके पीछे ये जो इन्होंने जो सडन डेट में चेंज किया बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, इतना ज्यादा खून जो खराबा हुआ, पार्टीशन तो हुआ ही, लेकिन जो खून खराबा हुआ वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो पोस्टपोनमेंट जो पब्लिकेशन था वो बहुत बड़ा रीजन है। और ब्रिटिश उनका ये मानना था लॉर्ड माउंटबेटन का कि भाई जब अब देखिए अब इंडिया का पार्टीशन तो हो ही गया है, अब अगर हम लोग अवार्ड डिक्लेयर करते हैं, है ना, आज़ादी मिलने से पहले, तो जो भी किलिंग्स होंगी वो हमारे खाते में ऐड होंगी, है ना, हमारे अकाउंट पे चढ़ेंगी। अब ये लोग झगड़ेंगे तो सही, तो कम से कम अवार्ड को डिक्लेयर करते हैं 15 अगस्त के बाद पंजाब का जो अवार्ड है बाउंड्री कमीशन का, सो दैट अब जो भी झगड़े होंगे, जो भी किलिंग होंगी, जो भी वायलेंस होगा, वो ब्रिटिशर्स के मत्थे नहीं होगा, वो इंडियंस के खुद के माथे पर चढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने एक सेल्फ एक तरह से कह सकते हैं, एक उन्होंने जो एक डिसीजन लिया अपने, ना, खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, या है ना इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन से प्रभावित होकर, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो ऑथर फाइनली ये कहते हैं कि एज ए रूल जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, है ना, जो चीज़ें जैसे जैसे हुई हैं, ना कि उन पर फोकस करते हैं जो चीज़ें हो सकती थी। तो ये जो सवाल उठता है कि क्या, है ना, अगर अंग्रेज जल्दी नहीं करते और अगर धीरे धीरे हमें आज़ादी देते, है ना, बाय जून 1948, है ना, मोर एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम देते, तो क्या जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन है जो होना ही था, तो क्या वो लेस पेनफुल हो सकता था? क्या उसमें ह्यूमन सफरिंग कम हो सकती थी? है ना, ये सवाल हमेशा ओपन रहेगा, परहैप्स और परहैप्स नॉट। ठीक है, और इसमें, है ना, एक लास्ट में एक बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं कि एक 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 पंजाब के ऑफिशियल हैं, वो एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई जो आप ब्रिटिश लोग हैं ना, आप लोग हमेशा फेयर प्ले की बात करते हैं ना, आप हमेशा न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये जिस तरीके से इंडिया का पार्टीशन किया ना, और जिस केओस में इस देश को छोड़ा, इसी केओस में ये देश आपको स्टार्टिंग में मिला था। तो यू हैव लेफ्ट इंडिया इन द सेम कंडीशन ऑफ केओस एज यू फाउंड इट। ठीक है, तो ये जो डिवीजन हुआ और जिस तरीके से जो किलिंग हुआ, ये आज तक इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, पार्टी पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, लॉ है, रिलीजन है, कल्चर को आज भी उस पर अपनी एक बहुत लॉन्ग एक कह सकते हैं जो शेडो है उसको कास्ट करता है। चीजें आज भी इफेक्ट होती हैं, जिस तरीके से हमारा बंटवारा हुआ है, मैनर ऑफ जो बंटवारा था, जो जो पूरा तरीका था, वो कहीं ना कहीं वो आज भी चीजों को इफेक्ट करता है। तो लॉजिक ऑफ डिवीजन में जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, कि भारत का बंटवारा होना एक फैंटेसी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, उसी के उल्टा मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में कहते हैं कि नहीं, है ना, ये दो लोग ना तो इंटर डाइनिंग करते हैं जो लिटमस टेस्ट है, ना इंटर मैरिंग करते हैं, और ये दो अलग नेशंस हैं, तो इनका अलग हो जाना ही सही है। तो इनमें से कौन सा व्यू सही है, गलत है, आज जब हम लोग 2025 में खड़े हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सो विद दिस वी विल कंक्लूड टुडेज वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।